हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that this is my 100th video on this channel and I definitely wouldn't have come this far without your support. Thank you so much for always letting me know that these videos are helping you out in some way or the other. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। ओके, और अगर बाय चांस आपने मेरी पॉलिटी और इकोनॉमी की अगस्त मंथ की विजन आईएएस की वीडियोस नहीं देखी हैं और सितंबर मंथ की पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आर्टिकल्स को डिस्कस करते करते मैं साथ में बताती रहूंगी कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल की तरह एक्ट कर सकता है और कौन सा आर्टिकल आपको डिटेल में एकदम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखना है। ऑलराइट, amid PM's Act East policy, Nalanda Varsity to offer course on Bay of Bengal। देखिए कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को, यानी कि हम अपने ईस्टर्न कंट्रीज में जैसे आसियान कंट्रीज है उनको भी अपने दिमाग में रखते हैं, ना ही सिर्फ हम वेस्ट एशिया पे कंसर्न है। तो ये बताने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील किया था हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने, ये कह के देखिए ना ही हम सिर्फ यहाँ भी ध्यान रखते हैं अपने ईस्टर्न साइड पे, बल्कि हम उनके साथ अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे एक्शंस भी ले रहे हैं। उसके लिए हम बिम्स्टेक का एग्जाम्पल लिखते हैं, हम और सारे मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट का एग्जाम्पल लिखते हैं, हम बांग्लादेश के साथ हुए रिवर वाटर अग्रीमेंट्स भी लिख सकते हैं। बट इस चीज में एक एकेडमिक एंगल भी जुड़ रहा है, इंडिया इसमें एक एकेडमिक एंगल भी जोड़ रहा है। ये आप एक बहुत ही इनोवेटिव एग्जाम्पल की तरह और एक पॉइंट की तरह लिख सकते हैं। तो क्या हुआ है एक्चुअली, ओके, सो वी विल गिव इट अ कर्सरी रीडिंग। देखिए, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस एज वेल एज हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। आप जानते हैं ये एरिया बहुत ही ग्रोइंग इंटरेस्ट का है गिवन द फैक्ट वी फॉलो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब देखिए, ये जो कोर्स है ये नालंदा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल किया जाएगा। सो अगर हम देखें नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि बिहार में इट इज लोकेटेड। तो एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल एंड इंट्रोडक्शन। ये कोर्स एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, आई थिंक ऑफ 3 वीक्स। यस, दिस इज अ 3 वीक कोर्स। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा इन्हें अवेलेबल किया जाएगा, बट सूनर देन लेटर हम इसका एक ऑफलाइन वर्जन भी देखेंगे। ओके, तो अगर हम इस कोर्स के थोड़े से लेक्चर्स और किस तरह के कॉन्फ्रेंसेज होंगी हम वो देखें तो नेविगेशन, फिशरीज, ट्रैक टू पॉलिसीज। ट्रैक टू पॉलिसीज क्या होती हैं, जिसमें ना ही सिर्फ दो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ बात करें कि हमारे बायलेटरल रिलेशन को या फिर मल्टीलेटरल रिलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि आप एग्जांपल लीजिए फिशरी सेक्टर का ही, तो फिशरी में देखिए सरकार को कितना पता होगा, लेकिन फिशरी सेक्टर में या नेविगेशन सेक्टर में कुछ एक्सपर्ट्स हैं तो सरकार अलाउ करती है कि हमारी कंट्री के एक्सपर्ट्स और फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के कंट्री के जो फिशरीज में एक्सपर्ट्स हैं वो आपस में बात करें, दोनों की दिक्कतें क्या हैं उसको रिजॉल्व करें एक अग्रीमेंट के माध्यम से। दैट इज कॉल्ड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ओके, तो इस तरह से देखेंगे कि किस तरह हमारी कंट्रीज के बीच में ट्रैक टू पॉलिसीज भी रन करती है और व्हाट इज द कल्चर ऑफ आवर कंट्रीज। ओके, बे ऑफ बंगाल रीजन के बारे में आपको पता है ये कौन सारी कंट्रीज होती हैं, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये तो एक्सटेंडेड रीजन्स हो गए, मलेशिया, सिंगापुर। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। लेकिन आज के जो आर्टिकल्स ऑफ द डे हैं वो अंडरस्टैंडिंग जीएम मस्टर्ड और दूसरा आर्टिकल है करेंसी नोट्स के बारे में। देखिए, ये दोनों आर्टिकल्स आई वुड हाईली रेकमेंड। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के फिजिकल फॉर्म वाली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप प्लीज कटिंग अपने पास संभाल के रखिए। जो विजन की मैगजीन्स आती है उसमें इतना डिटेल नहीं होता। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी, आप बहुत अच्छी बात है उनको पढ़िए, लेकिन उसमें शायद स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है, इस वजह से उसमें हर चीज डिटेल्ड नहीं होती। आप खुद मेरी वीडियोस के साथ उनको कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल, आप अगर पॉलिटी की वीडियो देखेंगे तो CSR अमेंडमेंट रूल्स, यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स, आप उन्हीं को कंपेयर कीजिए, आपको खुद समझ नहीं आएगा उधर क्या लिखा है। इसलिए अगर कुछ कुछ आर्टिकल्स मैं कहती हूँ कि आप ध्यान से सुनिए, उनका कटिंग रखिए, तो प्लीज आप कोशिश करिए कि
उन पे काफी अटेंशन दिया जाए। आम आदमी पार्टी वॉन्ट्स लक्ष्मी गणेश ऑन करेंसी हु डिजाइंस नोट्स एंड हाउ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना बड़ा मैटर है कि हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल पे ये अब कल से यही न्यूज चल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ है देखिए, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी ने क्या स्टेटमेंट दी है कि हमारी इकोनॉमी बहुत सफर कर रही है हमारी कंट्री की, और ऐसा हो सकता है कि हमें भगवान का अगर आशीर्वाद मिल जाए, हम नोट्स पे गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश के अगर उनके पोर्ट्रेस को अगर छाप दे तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री, वो प्रॉस्पर करने लगेगी। देखिए आपको पता है कि इसके लेमन क्रिटिसिज्म्स बहुत सारे हैं। आप आसपास जो डिबेट्स चल रही हैं अपने आसपास देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि कभी कभी हम मतलब कोई भी चीज हम खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बाइंग लिकर विद द नोट्स जो जिनके ऊपर लॉर्ड गणेश और गॉडेस लक्ष्मी है, तो वो सही नहीं है। बहुत सारे मॉरल इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, पर ये तो अलग चीज है जो हम कॉमन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, हु डिसाइड्स व्हाट बैंक नोट्स एंड कॉइन्स लुक लाइक। कौन डिसाइड करता है कि किस तरह से हमारे बैंक नोट्स दिखेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, क्या पैटर्न होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा। ठीक है, कॉइन्स किस तरह के होंगे और क्या प्रोसेस है, किस तरह से, अगर हमें फॉर एग्जांपल अब इन्होंने सजेस्ट किया ही है, तो आप सोचिए हमें महात्मा गांधी को हटा के अगर गणेश जी और लक्ष्मी माता की सिंबल्स लगाने हो, तो ये क्या प्रोसेस कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आरबीआई एंड गवर्नमेंट। अब देखिए, अगर हमें डिजाइन चेंज करना हो या फॉर्म चेंज करनी हो बैंक नोट्स की और कॉइन्स की, तो वो डिसाइड किया जाता है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, अगर स्टेटमेंट आपके पेपर में आई तो वो कैसे आएंगी। अगर हम बात करें करेंसी नोट की, तो आपको ये याद रखना है कि उसमें अगर कोई भी डिजाइन में उसके चेंज लाना हो तो उसे अप्रूव किया जाता है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड द्वारा, और साथ ही में कंसल्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए, फाइनल अप्रूवल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा करेंसी नोट्स के केस में। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमें कॉइन्स के डिजाइन को चेंज करना हो, देन इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है, इट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज और एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपके लिए एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बन जाती है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, हम ये देख लेते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक इंटरनली वर्क्स आउट अ डिजाइन। अब देखिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, यानी कि आरबीआई क्या करता है, वो अपना इंटरनली सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं बातचीत करके डिजाइन के साथ फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, फिर इस डिजाइन को रखा जाता है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के समक्ष। ठीक है, अगर हम आरबीआई एक्ट ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 22 को देखें, तो वो कहता है आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया। यस, तभी तो उन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसी के होल एंड सोल करता धरता कहते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जो नोट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो इसीलिए, क्योंकि जो इशू करते हैं बैंक नोट्स आई से नोट्स, वो एक्सक्लूसिव आप कह सकते हैं इशूइंग जो अथॉरिटी है वो आरबीआई है। और अगर हम इसी एक्ट का सेक्शन 25 देखें, वो स्टेट करता है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये एज इट इज पेपर में आ सकता है। ठीक है, द डिजाइन, फॉर्म and material of banknotes shall be such as may be approved by the central government. Okay, जैसा कि मैंने कहा, फाइनल अप्रूवल हमेशा केंद्रीय सरकार के पास ही होता है, पर ऑफ कोर्स वो फाइनल अप्रूवल किसको देंगे, जो रिकमेंडेशंस दी जाएगी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड द्वारा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी आरबीआई के पेपर्स वगैरह के बारे में जानते हैं, तो आपको पता है कि आरबीआई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो वैसे ही आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एडमिनिस्टर करेंगे करेंसी मैनेजमेंट को। ठीक है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं नोट्स आपके पास से, कितने आपने प्रिंट किए, कितनी डिमांड है दोबारा मार्केट में, कितना प्रिंट करना है, ऑल ऑफ दैट। अगर हम बात करें आरबीआई वेबसाइट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये जो डिपार्टमेंट है, इट एड्रेसेस द पॉलिसी एंड ऑपरेशनल इश्यूज रिलेटिंग टू द डिजाइनिंग ऑफ बैंक नोट्स। तो ये भी आपको याद रखना है, जो करेंसी मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है, वो ना ही सिर्फ नंबर्स पे ध्यान रखता है कितना काउंट होना चाहिए, बल्कि डिजाइन भी करता है बैंक नोट्स को, उससे रिलेटेड इश्यूज को देखता है, फॉरकास्टिंग डिमांड फॉर नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, कॉइन्स का भी, अब मैंने आपको बोला था कि कॉइन के डिजाइन को डिसाइड करने के लिए एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरकास्टिंग डिमांड फॉर नोट्स
एंड कॉइन्स, वो तो कोई इकोनॉमिक अथॉरिटी बता सकती है ना कि कंट्री में कितने कॉइन्स और नोट्स की डिमांड है, कितना। अगर कॉइन्स का ही नहीं पता चलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देंगे, देखिए आप इतना मिंट करवा दीजिए इतने कॉइन्स को, और जहां पे भी आप मिंट करवाते हैं, ठीक है, वो तो हम देखेंगे कहाँ मिंट होते हैं कॉइन्स। तो लेकिन डिमांड भी यही देखेंगे, फोरकास्ट करेंगे यही डिपार्टमेंट, इंश्योरिंग स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक नोट्स एंड। अब डिस्ट्रीब्यूट भी कॉइन्स और बैंक नोट्स दोनों ही ये डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, थ्रू आउट द कंट्री। एंड रिट्राइवल ऑफ अनफिट नोट्स, यानी कि डिस्ट्रॉय करना, वापस विड्रॉ करना मार्केट से अनफिट नोट्स को जो स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है। एंड अनकरेंट नोट्स कॉइन्स फ्रॉम सर्कुलेशन, इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ बैंक नोट्स, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन ये डिपार्टमेंट फॉलो करता है। इफ द डिजाइन ऑफ अ करेंसी नोट हैज टू चेंज, अब देखिए मुद्दा तो ये है ना, अगर एक बैंक नोट का डिजाइन चेंज करना है तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, द डिपार्टमेंट एक्चुअली वर्क्स ऑन द डिजाइन, ठीक है। आपने डिजाइन बनाया, फॉर्मुलेट किया, फिर आपने सबमिट कर दिया आरबीआई को, आप तो डिपार्टमेंट है ना आरबीआई के, तो आरबीआई को आपने बेसिकली सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर आरबीआई रेकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब द गवर्नमेंट विल गिव द फाइनल अप्रूवल, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। ओके, द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, अब देखते हैं द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप डिजाइन करेंगे और मिंट करेंगे, ना ही सिर्फ डिजाइन बल्कि मिंट भी, इन वेरियस डिनोमिनेशंस, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ठीक है, 20 रुपए, 20 रुपए के भी कॉइन्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको मिंट भी करने हैं, डिजाइन भी करने हैं। इसलिए तो आप देखते हैं बहुत बार सरकार आम लोगों से पूछती है कि आपकी क्या सजेशन है, नया कॉइन का डिजाइन कैसे हो सकता है, आप इस तरह की बातें जानते हैं। इन द केस ऑफ कॉइन्स द रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, अब आरबीआई का जैसे मैंने आपको बताया था, कॉइन्स के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स तक इनका रोल लिमिटेड है, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ये लो हम आपको कॉइन्स दे रहे हैं, अब आप पूरी कंट्री में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग चैनल्स तो इन्हीं के पास है ना, आरबीआई के पास, तो इसी माध्यम से वो पूरी कंट्री में सर्कुलेट कर देते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स टू बी मिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंट्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ईयरली बेसिस पे आरबीआई डिसाइड करती है कि कितनी डिमांड है कॉइन्स की और नोट्स की, और फिर नोट्स का तो उन्हें पता है क्योंकि उन्हें ही इशू करने हैं, उन्हें ही प्रिंट करने हैं, लेकिन कॉइन्स का डेटा वो कलेक्ट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जहां पे भी कंपनियां हैं उनकी मिंट करने वाली कॉइन्स उनको बताते हैं, फिर उतना वो मिंट कर देते हैं। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कौन कौन सी जगहें हैं हम ये भी देख लेते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। Okay, currency management. RBI in consultation with the central government and other stakeholders estimates the quantity of banknotes that are likely to be needed denomination wise, कितने 20 रुपए के नोट चाहिए, कितने 10 रुपए के, कितने 2000 नोट, ठीक है, इस तरह की बातें। And places indents with the various currency printing presses for their supply. डिमांड पता कर ली, फिर उसके बाद अब अपने प्रिंटिंग प्रेसेस को बताएंगे कितनी डिमांड है उतना आप छापिए, ठीक है। तो अब देखिए एक आरबीआई की पॉलिसी है जिसे हम क्लीन नोट पॉलिसी कहते हैं। तो आरबीआई का मैंडेट ये कहता है कि देखिए आपको गुड क्वालिटी बैंक नोट्स पब्लिक तक पहुंचाने, आप देखते हैं कितने जिन्हें लेमन लैंग्वेज में करारे नोट कहते हैं, इट्स लाइक वो ऐसे स्पॉइल्ड नहीं होते, फटे नहीं होते कहीं से भी, तो उस तरह के नोट जब आरबीआई से बिल्कुल आएंगे तो उसी तरह के होंगे। नोट्स दैट आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम सर्कुलेशन, अब देखिए आप कुछ डिपॉजिट करवाते हैं, है ना, बैंक के पास कुछ डिपॉजिट करवाते हैं, फिर बैंक से आरबीआई को भी कुछ नोट्स को डिपॉजिट करवाते हैं, तो फिर जब ये सर्कुलेशन से दोबारा विड्रॉ करके जो नोट्स वापस जाते हैं, अगर उनको अनफिट माना जाता है, ठीक है, तो फिर तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कंप्लीटली, जो सॉइल्ड नोट्स है, म्यूटिलेटेड नोट्स है, यानी कि बिल्कुल खराब डिस्ट्रॉय किए हुए, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर लेकिन अगर उसे फिट माना जाता है तो उसको री इशू कर दिया जाता है सर्कुलेशन के लिए। 2 ऑफ इंडियाज करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस ओके आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडिया की जो करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस है, 2 उसमें से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, एक नासिक में एक देवस में है, और 2 जो बाकी हैं वो एक मैसूर में एक सालबनी में है। इट इज ओन्ड बाय आरबीआई, आरबीआई की एक कंप्लीटली ओन्ड सब्सिडरी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड, वो इसको बेसिकली ओन करते हैं, ठीक है। तो 4 हमने देख ली, नोट जो है यानी कि बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है 4 हमने वो भी देख ली, और 4 तरह के मिंट्स भी देख लिए थे जो कंट्री में है। अब बैंक नोट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगर आप ये लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आप विजन की थोड़े बहुत बॉक्सेस में लिखी इंफॉर्मेशन से नहीं सॉल्व कर सकते क्वेश्चंस। आई डू नॉट नो कि मुझे पता है और कोई नहीं है माध्यम किसी तरह से चीज़ों को पूरा करने का, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग,
पर ये बात आपसे तो छुपी नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि विजन की मैगजीन्स में से बहुत खास अब प्रीलिम्स में नहीं कुछ आता। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिए करंट अफेयर्स आते ही नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। एनी टाइम द पैटर्न कैन गेट चेंज्ड, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ऑफ कोर्स मेंस के पर्सपेक्टिव से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इट्स 80% करंट अफेयर्स ओनली, ओके, तो फिर आप वहाँ पॉइंट्स कैसे लिखेंगे? तो पर इस तरह से आप ये कुछ कुछ एक्सप्लेन सेक्शन जो मैं कवर करती हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुनिए। अब बैंक नोट्स जो ₹10K, ₹20K, ₹50K, 100, 200, 500 और 2000 ये करंटली इशू किए जाते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो ₹2 के नोट और ₹5 के नोट हैं उन्हें अब इशू नहीं किया जाता इनकी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा। लेकिन अगर कोई ओल्डर नोट है ₹2 के, ₹5 के, अगर वो सर्कुलेटेड हैं, हम यूज कर रहे हैं, कोई आपको दे देता है, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, वापस में उन्होंने ₹5 का नोट दे दिया, तो ऐसा नहीं है, वो लीगल टेंडर अभी भी माना जाएगा, ठीक है। लीगल टेंडर इन द सेंस कि उसको अभी भी सरकार की बैकिंग है। अगर कोई आप उसको किसी चीज को खरीदने के लिए देते हैं तो कोई उसे लेने से मना नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर। ओके, वैसे ही अगर ₹1 का नोट है, इफ इट इज इन सर्कुलेशन, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ लीगल टेंडर। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नोट्स इश्यूज कुछ देख लेते हैं, क्या किस तरह के नोट्स इशू होने स्टार्ट हुए हैं। अशोका पिलर बैंक नोट्स। अब देखिए, फर्स्ट बैंक नोट जो हमारे एक इंडिपेंडेंट इंडिया में इशू किया गया था वो ₹1 का, ओके, ₹1 का नोट था 1949 में। ओके, while retaining the existing design, the new banknote replaced the portrait। अब देखिए, वही जो हमारा ब्रिटिश इंडिया का नोट था उसी का एक डिजाइन को रिटेन किया गया था, बस थोड़ा सा फर्क इतना था कि जहां पे पोर्ट्रेट था ब्रिटिश मोनार्क का, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया था लायन कैपिटल, जो आप सारनाथ कैपिटल देखते हैं उसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया गया था इन द वाटरमार्क विंडो। ओके, तो ये चीज हमने देख ली। अगर हम महात्मा गांधी सीरीज देखें, 1996 से शुरू हुई। ऑल बैंक नोट्स ऑफ दिस सीरीज बेयर द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द ऑब्वर्स साइड। ऑब्वर्स साइड यानी कि फ्रंट साइड पे आप देखते हैं महात्मा गांधी की फोटो होती है, ठीक है। और जहां पे सिंबल हुआ करता था लायन कैपिटल का, अशोका बिला का, उसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट तक मूव कर दिया गया था नेक्स्ट टू द वाटरमार्क विंडो। दीज बैंक नोट्स कंटेन बोथ द महात्मा गांधी वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? एक महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट तो इस सीरीज में था ही था, वो तो बिल्कुल कंप्लीटली डार्क विजिबल, लेकिन वाटरमार्क होता है जो धुंधला धुंधला एकदम रिफ्लेक्शन पीछे से आ रही होती है नोट के, वो भी है साइड में। एक साइड वाटरमार्क और एक साइड होता है पोर्ट्रेट। अब महात्मा गांधी सीरीज 2005 से जो शुरू हुई, 2005 के नोट्स वर इशूड इन डिनोमिनेशंस, यहाँ लिखे हैं, दे कंटेन सम एडिशनल। अब ये जो 2005 की सीरीज है, कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स भी इन्होंने ऐड किए 1996 की सीरीज के कंपैरिजन में। तो आप ये देख सकते हैं द 500। अब इसी सीरीज के जो 500 और 1000 के नोट्स है वो डीमोनेटाइज कर दिए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अब नई सीरीज भी आई है, ये आपको पता है कितने डार्क नोट्स होते हैं। अब आप 2000 का नोट देखिए, लेकिन पहले वाले ही आप नोट्स देख लीजिए, जो ₹20 का नोट है वो भी कितना अलग कलर का है, शार्प कलर्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 2016 से इशू होने शुरू हुए थे, ये बात आपको पता है, जो बेसिकली हाईलाइट करता है कल्चरल हेरिटेज को और हमारी कंट्री ने जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स किए हैं उनको। ओके, तो ऑब्वियसली क्योंकि इनका साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया है इन नोट्स का, करंट नोट्स का, तो वॉलेट फ्रेंडली बन गए हैं, ये पर्स में आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और दे आर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड टू इनकर लेस वेयर एंड टेयर। देखिए क्यों फटता है नोट, बेसिकली जब आप डायमेंशन इतनी बड़ी है और वो फिट ही नहीं हो रहा आपके वॉलेट में, लेकिन अभी तो डायमेंशन एकदम फ्रेंडली है, तो देयर वुडंट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, कलर स्कीम जैसे मैंने बताया शार्प और विविड है काफी ज्यादा। द फर्स्ट बैंक नोट फ्रॉम द न्यू सीरीज ऑफ 2000 denomination was introduced on November 8, 2016। ये दिन किसको नहीं याद, with the theme of मंगलयान, ठीक है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, अब subsequently बैंक नोट्स इन द सीरीज, अब ये सब आप देख सकते हैं, सारे तरह के नोट्स फिर दोबारा इंट्रोड्यूस किए गए। अब ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। एक बार आपको पता है कि जीएम मास्टर पे क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है जीएमओ क्रॉप्स जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स और जीएमओज यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, और जीएम मस्टर्ड भी। ट्रांसजेनिक का जो या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टैंडिंग जीएम मस्टर्ड, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें जानना है जीएम मस्टर्ड के बारे में? देखिए कुछ कुछ मैं आपको एडिशनल बताऊंगी, क्योंकि यहाँ जो लैंग्वेज लिखी है इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। ओके, तो कई चीजें मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी और कुछ अपनी तरह से समझाऊंगी। ओके, ऑन अक्टूबर 18 को क्या हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने
which of course comes under Ministry of Environment, which is Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. उन्होंने recommend किया है कि आप environmental release कर दीजिए किसका, transgenic hybrid mustard DMH11 for seed production and conduct of field demonstration studies with respect to its effects, if any, on honeybees and other pollinating insects. क्या honeybees जो basically बैठा करती हैं मस्टर्ड का जो इतना स्वीट नेक्टर होता है उसको सक करने के लिए, क्या उनकी पॉपुलेशन इफेक्ट तो नहीं होगी, क्या उनका फूड तो नहीं इफेक्ट हो जाएगा, कहीं वो उनकी पॉपुलेशन वाइप आउट तो नहीं हो जाएगी इस मस्टर्ड हाइब्रिड क्रॉप की वजह से, या फिर जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं कभी वो अपना जिस तरह का वायबिलिटी हुआ करती थी उसको लूज तो नहीं कर देंगे, क्या ये पोल्यूट तो नहीं कर देगी हमारी नेटिव स्पीशीज को। इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन स्टडीज कैरी आउट की जाएंगी। ठीक है, ट्रांसजेनिक आपको पता है ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है, जब कहीं बाहर से, ट्रांस मतलब बाहर से, एक्सटर्नली, जब कोई जीन किसी और का है लेकिन आपके अंदर डाला जा रहा है, यानी कि इस जगह मस्टर्ड के अंदर वो मस्टर्ड का जीन है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें डाला जा रहा है। अब जीन क्या होता है, देखिए अगर आपकी आंखों का कलर ब्राउन है तो आपके सेल के अंदर एक पर्टिकुलर जीन है जो ये डिसाइड करता है कि आपको आपकी आंखों का कलर ब्राउन ही होगा। अगर आप सपोज करिए कि आपके बालों का टेक्सचर कर्ली है तो आपके सेल्स के अंदर एक जीन है जो डिसाइड करेगा कि आपके बालों का टेक्सचर कर्ली होगा। ठीक है, तो ये होते हैं जीन्स। तो अगर हम स्पेसिफिकली देखें क्या है हाइब्रिड मस्टर्ड, देखिए आपको हाइब्रिड के बारे में, हाइब्रिड सुनते ही आप हमेशा ये बात हमें दिमाग में आ जाती है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं, वो हाई यील्डिंग क्यों है, क्योंकि वो हाइब्रिड सीड्स है। मतलब यानी कि अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में, या फिर अगर जब हम देखिए एनिमल्स के फॉर्म में देखते हैं, तो जब हम एक एग्जॉटिक एनिमल से ब्रीड करवाते हैं हमारे यहाँ की किसी काऊ को, तो हम क्या करते हैं, किसी और में से ब्रीड नहीं करवाते, किसी और का जीन जो ज्यादा मिल्क देता हो हम किस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी यहाँ की काऊ में, ताकि हमारी काऊ ज्यादा मिल्क देने लग पड़े। तो आपने बाहर से बेसिकली एक जीन को लाके हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो वहां इसलिए इनका नाम है हाइब्रिड। और ऑब्वियसली आपको पता है हाइब्रिड जो जितनी भी वेराइटीज होती हैं वो यील्ड ज्यादा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिक पर्पस यही था। तो जो हमने अभी वर्ड पढ़ा DMH11, ऑब्वियसली आपको पता है इसका नाम क्या है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ओके, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी है किसकी, मस्टर्ड स्पीशीज की। मस्टर्ड स्पीशीज का साइंटिफिक नेम आपको जरूर पता होना चाहिए, ब्रासिका जंकिया। ओके, ब्रासिका जंकिया। और देखिए किसने डेवलप किया था, ये सब यहाँ नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि सिंस आई हैड द प्रिविलेज टू गो एंड विजिट द प्रेमाइसेस जहाँ पे ये चीजें हुई थी। ओके, सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए यू शुड नो कि किसके द्वारा किया गया था, बाय प्रोफेसर दीपक पेंटल। ओके, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं, काफी वेल रिनाउंड। ओके, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को तो वैसे भी आपको पता है कि बॉटनी का हब कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। ओके, तो ये चीजें कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या है ये हाइब्रिड मस्टर्ड और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब देखिए बेसिकली क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, दो प्लांट वैरायटीज को क्रॉस करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं, और ये प्लांट वैरायटीज जेनेटिकली डिसिमिलर होती है। देखिए जेनेटिकली डिसिमिलर के लिए आपको जरूरी नहीं है कि अलग स्पीशीज की ही होनी चाहिए, कभी कभी जो ऑलमोस्ट कभी कभी क्या सेम स्पीशीज के ही जो प्लांट वैरायटीज होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, जेनेटिकली डिसिमिलर हो सकती हैं, उनको भी क्रॉस अगर आप करवा रहे हैं तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है दो प्लांट वैरायटीज के बीच में, तो उसका फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग जब निकलता है, यानी कि आपने हाइब्रिडाइज करवाया और उनका जो ऑफस्प्रिंग जस्ट उसके बाद इमीडिएटली जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसके बाद जो इसको देखिए F1 लिखा है बायोलॉजिकल टर्म्स में, आपको पता है इसे फीलियल जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन होती है जो इस क्रॉस से निकलती है वो हाई यील्ड देती है, बहुत ही ज्यादा हाई यील्ड देती है। ओके, जो कोई भी पेरेंट नहीं देता दोनों में से उनका। ओके, तो ये चीज, अब इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली मस्टर्ड में इजी नहीं है। अब मस्टर्ड में क्यों इजी नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। देखिए क्यों इजी नहीं है, क्योंकि जो इनके फ्लावर्स है, फ्लावर्स में तो सब कुछ होता है, पॉलिनेशन फ्लावर्स में हो रही है, एंथर्स वगैरह ये सब कुछ आपको पता है। ठीक है, तो फ्लावर्स में ही तो पूरी फर्टिलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो अब मस्टर्ड के जो फ्लावर्स हैं उसमें आप कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग क्यों है, देखिए अगर बाय चांस आपके एग्जाम्पल आप लीजिए,
आप क्रॉस पॉलिनेट सिर्फ उन फ्लावर्स में करवा सकते हैं जब यहाँ तो आपके एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल ऑर्गन्स हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरे प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गन्स हैं, तभी तो आप उन दोनों को क्रॉस करवाएंगे। लेकिन जब एक फ्लावर में, जैसे कि मस्टर्ड का केस है, उसके अंदर फीमेल वाला ऑर्गन भी इन्वॉल्व है यानी कि पिस्टल, और वहां पे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, स्टेमन, तो जरूरत ही नहीं है उनको किसी बाहर वाले की, तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है इनका। तो इस केस में बहुत ही डिफिकल्ट था एक हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करना। ओके तो यहाँ पे ये काफी डिफिकल्ट था। सो हाउ हैज हाइब्रिडाइजेशन, फिर कैसे अचीव की, मतलब जब इतना ही डिफिकल्ट था फिर हाइब्रिडाइजेशन अचीव की कैसे? ठीक है, बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें किस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट CGMCP, उन्होंने डेवलप किया है हाइब्रिड मास्टर DMH11। और देखिए बेसिकली यहाँ पे तो 2 लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही, फिर आप बाद में ये चीज गलत इंटरप्रेट करेंगे। 3 जीन्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं मस्टर्ड में, नॉर्मल मस्टर्ड में, ब्रासिका में। ठीक है, 3 जीन्स हैं जो बाहर से यानी कि एलियन है उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, अब देखिए जो जो 3 है, 3 में से 2 जीन्स ऐसे हैं जो एक सॉइल बैक्टीरियम है, बैसिलस अमाइलोलिक्विफ्रेशियंस, इससे लिए गए हैं। जो एक तीसरा जीन है उसका वैसे कुछ खास बहुत काम है भी नहीं, पर वो जो तीसरा जीन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से लिया गया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस। ओके, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनसे लिया गया है। तो अगर हम फर्स्ट जीन की अब बात करें, बार्नेज जीन्स। ठीक है, बार्नेज जीन जो है बेसिकली वो कोड करता है एक ऐसे प्रोटीन के लिए कि वो क्या करेंगे, बेसिकली इंपेयर कर देंगे पोलन प्रोडक्शन की एंड रेंडर द प्लांट इनटू विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड मेल स्टेराइल। मतलब आपने क्या किया, बेसिकली आपने आपके एक फ्लावर में, मैंने क्या कहा था, मेल भी ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव और फीमेल भी ऑर्गन है वहां पे, तो आपने मेल वाले ऑर्गन को बेसिकली स्टेराइल बना देना है। और वो कौन करता है? बार्नेज जीन करता है, जो हमने सॉइल बैक्टीरियम से लिया है। ठीक है, फिर अब ये तो मेल तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेराइल हो गया, उसका कोई काम ही नहीं बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस करवा सकते हैं दूसरे अब वैरायटी के साथ। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने इस प्लांट को क्रॉस करवाया एक और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के साथ, मस्टर्डी प्लांट के साथ। हमने किस तरह के प्लांट के साथ इसको क्रॉस करवाया? जिस प्लांट के अंदर बार्स्टार जीन था, बार्स्टार जीन भी हमने इसी सॉइल बैक्टीरियम से लिया था। अब ये जीन क्या करता है? ये जीन बेसिकली ब्लॉक कर देगा द एक्शन ऑफ बार्नेज जीन। देखिए, बार्नेज जीन हर एक तरह के मेल ऑर्गन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेराइल बना देता है। तो लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें इसका तो वो चाहिए ना, इसका तो मेल ऑर्गन चाहिए, तभी तो क्रॉस पॉलिनेट करवा पाएंगे। फीमेल तो पहले वाले में अवेलेबल है, तो इसीलिए हमने बार्नेज जीन डाला। फिर जो रिजल्टेंट F1 प्रोजेनी आई, F1 आप कह सकते हैं इनका जो ऑफस्प्रिंग निकला, इट वाज बोथ हाई यील्डिंग एंड आल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड और ग्रेन थैंक्स टू द बारस्टार जीन इन द सेकंड फर्टाइल लाइन। ओके, तो अगर हम बात करें जो CGMCP है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो ग्रुप है, उनके साइंटिस्ट ने बेसिकली ये डिप्लॉय की थी बार्नेज बारस्टार GM टेक्नोलॉजी को, ताकि वो बेसिकली वायबल हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम बना सके। ठीक है, दिस सिस्टम वाज यूज्ड टू डेवलप DMH11 बाय क्रॉसिंग अ पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड वेराइटी। देखिए, जिस मस्टर्ड वेराइटी को क्रॉस करवाया गया था वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रख सकते हैं। जिस बेसिकली वेराइटी में बार्नेज जीन डाला गया वो था वरुणा। ठीक है, ये इंडियन वेराइटी है। और एक है ईस्टर्न यूरोपियन वेराइटी जिसका नाम है अर्ली हीरा 2। ठीक है, इसमें बारस्टार डाला गया था। तो DMH11 इज claimed to have shown an average 28% yield increase। ओके, तो आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ से हमें पता चला? बहुत सारी फील्ड स्टडीज, यहाँ पे तो सिर्फ ICAR लिखा है, बल्कि ये फील्ड स्टडीज के यील्ड इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी होल्ड की गई थी। ठीक है, नॉट ओनली इन ICAR। व्हाट हैज GAC नाउ डन? अब GAC ने क्या किया बेसिकली, इस अप्रेजल कमेटी ने, अब देखिए ये बॉडी है क्या, ये अप्रेजल यानी कि अप्रूवल देती है इस तरह के प्रपोजल्स को कि आप रिलीज कर दीजिए इस तरह के GM ऑर्गेनिजम्स को या प्रोडक्ट्स को इन्वायरमेंट में। देखिए, GM जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको यूजुअली बहुत ही ज्यादा उससे लोग बहुत क्यों डरते हैं? देखिए, आप कहेंगे सिर्फ BT कॉटन ऐसा एक प्लांट है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट BT कॉटन ही सबसे बड़ा रीजन है कि हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, है ना। तो क्योंकि बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है, लेकिन और किसी भी जीएम वैरायटी को या फिर जीएम प्लांट को हम क्यों नहीं अलाउ करती जीएईसी? इसलिए अलाउ नहीं करती क्योंकि देखिए जीएम मस्टर्ड है, वो बीटी कॉटन को आपने खाना नहीं है, उससे टेक्सटाइल बनना है, इसको आपने खाना है। एडिबल है कि नहीं, इस चीज को लेके हम बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। देखिए एडिबल वाली चीज ना, सच में ये चीज निकाल देनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हम मोस्टली जो ऑयल्स, हम आपको ये बात पता है कि हम सारे ऑयल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली, सारे नहीं तो मोस्टली हम बहुत डिपेंडेंट है बाहर से एडिबल ऑयल्स जो हम खाने में यूज करते हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए। तो अब देखिए जो बाहर वाले हैं, जैसे कनाडा से हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, तो कनाडा कौन सा वहाँ का नेटिव वो यूज कर रहे हैं, वो भी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑयल क्रॉप्स हैं उन्हीं का तेल निकाल के हमें बेच रहा है, तो हम वहां से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ थ्रेट है हमारी एडिबिलिटी को। तो ये कुछ कुछ बहुत सारी बहुत लंबी डिबेट चली है, ये ऐसा नहीं है कि आज ही हमें सब कुछ मिल गया है अचानक से, 2002 से ये डिबेट्स चल रही हैं, ठीक है। In this case, it has recommended the environmental release of DMH11 for its seed production. अब देखिए GAEC ने क्या कहा है, GEAC ने बेसिकली क्या कहा है कि हम अलाउ कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटली रिलीज कर दिया जाएगा DMH11 को। इन्वायरमेंटल रिलीज क्या होता है? देखिए कमर्शियल रिलीज से पहले करना होता है इन्वायरमेंटल रिलीज। इन्वायरमेंटल रिलीज में बेसिकली आप सीड प्रोड्यूस करवाओगे। देखिए कमर्शियल रिलीज तो तब होगा ना जब सीड्स होंगे, अभी तो सीड थोड़े ना है, अभी तो हमने सिर्फ एक DMH11 वैरायटी बना ली एक मस्टर्ड की, तो उसके सीड्स थोड़े ना अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो सीड्स अगर है अभी तो इतने थोड़े कि हम फार्मर्स को बांटते हैं, तो पहले तो आप सीड प्रोडक्शन अवेलेबल करवाइए, उनको टेस्ट करिए, ठीक है, कमर्शियल रिलीज करने से पहले। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज गिवन द ग्रीन सिग्नल फॉर कमर्शियल, मतलब ग्रीन सिग्नल कमर्शियल कल्टीवेशन को बन गया है, मिल गया है फार्मर द्वारा, पर उससे पहले यू हैव टू प्रोड्यूस द सीड मटेरियल बिकॉज इट्स द फर्स्ट स्टेप। ओके, GEAC ने ऑल्सो रेकमेंड, इन्होंने और क्या रेकमेंड किया है, उन्होंने बोला है कि ना ही सिर्फ आप DMH11 को रिलीज कर दीजिए इन्वायरमेंटली, बल्कि आप उनकी जो पेरेंटल लाइन्स है, यानी कि वरुणा जो जिसको हमने बार्नेज डलवाया था जिसके अंदर, और बारस्टार जिसके अंदर डाला था हमने हीरा 2, उसको भी रिलीज कर दीजिए, ताकि बेसिकली जिनको और हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करके फिर उनसे आगे सीड्स ले लो, वो भी अवेलेबिलिटी उसकी ना बेसिकली हार्म हो। Okay, mustard varieties in India have a narrow genetic base. Of course, जब सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होंगे तो जेनेटिक बेस तो नैरो ही होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, देखिए अगर ये बार्नेज बारस्टार सिस्टम सिर्फ इन दो वैरायटीज में थोड़े ना, बल्कि किसी भी वैरायटी में यूज कर सकते हो आप, है ना, जैसे ईस्टर्न यूरोपियन ओरिजिन है सच एज हीरा, डॉन्स काजा, ठीक है, इन सारी वैरायटीज में आप यूज कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स रिलेटिंग टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज। हम बहुत जो GM टेक्नोलॉजी है, ऑफकोर्स आप किसी तरह की जैसे डिसीज है, फंगस डिजीज हो जाती है प्लांट्स में, स्टेम रॉट फंगस, है ना, पोटैटो में आप देखते हैं कितने तरह की डिसीज हो जाती है, या फिर अगर हमें ऑयल क्वालिटी बढ़ानी हो, यानी कि उसमें यूरिसिक एसिड बहुत ज़्यादा ना हो, एंड ऑल ऑफ दैट, तो हम इस तरह की चीज़ें GM से कर सकते हैं। ओके, अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए क्यों इतना टाइम लग गया फिर GEAC को क्लियर करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन थी, स्पेशली जो स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी हमारे, उन्होंने जैसे RSS एफिलिएटेड स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था कि देखिए ये सही नहीं है। और दो स्पेसिफिक कंसर्न्स बेसिकली क्या थे, अब मैंने आपको कहा था तीसरा जीन भी ऐड किया जाता है। तीसरा जीन क्या है, वो एक मार्कर जीन होता है, बार जीन। बार जीन जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिस से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो बार जीन है, ये है तो सिर्फ एक मार्कर जीन। मार्कर जीन क्या होता है कि मार्क करना, मैं आपको सिर्फ लेमन टर्म से बता रही हूँ कि वैसे तो इसका मतलब बहुत डिफरेंट होता है। मार्क करना इन द सेंस कि ये जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ये एक यूजुअल मस्टर्ड प्लांट नहीं है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। इसके लिए जो एक जीन डाला जाता है उसे मार्कर जीन कहते हैं। तो ये जो मार्कर जीन है, बार जीन, ये क्या करता है, GM मस्टर्ड प्लांट को टॉलरेंट बना देता है। यानी कि देखिए एक होता है हर्बिसाइड जिसका नाम है ग्लूफोसिनेट अमोनियम, ये केमिकल है जो वीड्स जो जैसे आप, आई डू नॉट नो कि इसकी हिंदी क्या है, पर वीड्स तो हमें सबको पता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेसिकली, जो आसपास उग जाते हैं, उसको मारने के लिए हर्बिसाइड्स आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी वैसा ही एक केमिकल है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि अगर आप GM मस्टर्ड प्लांट्स पे जब इसे स्प्रे करेंगे तो इट इज टॉलरेंट, इसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, है ना, तो विच इज गुड अगर देखा जाए तो, क्योंकि GM मस्टर्ड प्लांट टॉलरेंट, तो इसका मतलब ठीक है ना कि लॉन्ग टर्म में ये और ज्यादा प्रोजनी दे सकते हैं, ये तो नहीं मरेंगे ना एटलीस्ट। लेकिन इनका ये कहना था कि फिर हर्बिसाइड कौन सा यूज करेंगे फार्मर्स के पास तो पैसे ही नहीं है कि इतने स्पेसिफिक इतने महंगे महंगे केमिकल्स खरीदने पड़ेंगे। ग्लूफोसिनेट इजीली अवेलेबल है, चीप है, अब फार्मर्स के और ज्यादा इनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी, इस तरह की चीजें, ठीक है। और साथ में देखिए DMH11 developers however say that bar is only a marker gene, it is used to identify, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा जीन कौन ये वाले जो पर्टिकुलर मस्टर्ड प्लांट है इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब GEAC ने बेसिकली रेकमेंड किया है यूजेज ऑफ एनी फॉर्मुलेशन ऑफ हर्बिसाइड एक्सक्लूसिवली फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन व्हाइल नॉट परमिटिंग द सेम फॉर कल्टीवेशन इन द फार्मर्स फील्ड अंडर एनी सिचुएशन। ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए तो आप कोई भी हर्बिसाइड यूज कर लीजिए, ऑफ कोर्स वीड थोड़े ना उगने देंगे आप, साथ में कुछ तो करोगे ही आप, तो कोई भी फॉर्मुलेशन यूज कर लीजिए केमिकल का वहां पे। लेकिन अगर कोई फार्मर का फील्ड है ना, तो वहां पे आप नहीं यूज कर सकते किसी भी तरह का, क्योंकि अल्टीमेटली इसे खाने में आपने भेजना है, फूड सप्लाई में इसे इंक्लूड होना है। सेकेंड कंसर्न ये था GM मस्टर्ड थ्रेटनिंग और अंडरमाइनिंग द पॉपुलेशन हनी बीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली GAEC ने बोला है कि हम कोई बात नहीं, हैज साइटेड द रिपोर्ट, एक एक्सपर्ट कमेटी है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बेसिकली हेड की गई है, उनके साइंटिस्ट द्वारा संजय कुमार मिश्रा। उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि देखिए बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल ग्लोबली इट सीम्स अनलाइकली कि जो बार है या बारनेस है या बार स्टार सिस्टम है कोई एडवर्स इम्पैक्ट करेगा हनी बीज पे या फिर किसी और पॉलिनेटर पे। ठीक है, और GEAC हैज एट द सेम टाइम रेकमेंडेड दैट द एप्लीकेंट, यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये ग्रुप है, उनको कंडक्ट करनी है इस तरह की फील्ड स्टडीज ताकि हमें पता चल सके किस तरह की क्लाइमेट चेंज ना हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो जाए। सो विल इंडियन फार्मर्स फाइनली प्लांट GM मस्टर्ड? क्या मतलब सारे फार्मर्स आपको GM मस्टर्ड उगाते दिख जाएंगे? देखिए इस साल तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई सीड्स ही नहीं है, साथ ही साथ में जो प्लांटिंग सीजन है वो जा चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि अक्टूबर टू नियरली नवंबर, अक्टूबर टू अर्ली नवंबर में आपको पता है ये जो क्रॉप है इसको उगाया जाता है, विच इज वर्चुअली ओवर। ऑल्सो इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द सेंट्रल, अब बात ये है ना GEAC ने तो अप्रूवल दिया है, अप्रेजल दिया है ना, रिकमेंडेशन जो इसकी दी है, पर क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो RSS की ये जो ग्रुप, जैसे हमने अभी देखा, कोई मार्च कर देंगे अगर ये, तो फिर ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर में ना आ जाए, अभी तो इट इज येट टू बी सीन, है ना। अब देखिए बात क्या है, लेकिन अप्रूव ये बहुत टाइम से चल रहा है और इसके सक्सेसफुल नेचर में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, जो हर रिपोर्ट यही कहती है, देखिए अगर हमें अपना एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल कम करना है जो हम पे काफी भारी पड़ रहा है, तो हमें डेफिनेटली ऑयल क्रॉप्स, इस तरह की GM ऑयल क्रॉप्स को और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो कंट्री है इट प्रोड्यूसेस ओनली 8.5 to 9 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल एनुअली, जबकि हम इंपोर्ट करते हैं 14 to 14.5 मिलियन टन, दैट एंटेल्ड अ रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज आउटगो ऑफ $18.99 बिलियन। तो डेफिनेटली इतना बड़ा प्रेशर हमारे सिर से जा सकता है अगर हम GM एडिबल ऑयल को अलाउ कर दें। ओके, देखिए बहुत सारे और कंसर्न्स भी हैं, वैसे तो इसमें पेटेंट कंसर्न्स भी बहुत सारे थे कि कैसे इन्होंने ग्लूफोसिनेट केमिकल के साथ, देखिए जब आपने ट्रायल किया होगा, जब आपका ग्रुप कर रहा है ये सब कुछ, जब जो मिस्टर पेंटल व्हेन ही वाज कंडक्टिंग ऑल ऑफ दिस ऑल दी स्टडीज, तो आपने ट्राई तो किया होगा कि बारजीन की वजह से रेजिस्टेंट हो रहा है प्लांट कि नहीं हो रहा, तो हमने ग्लूफोसिनेट अमोनियम ट्राई उस पर डाला, छिड़का होगा, लेकिन वो तो एक पेटेंट है बाहर की एक अमेरिकन कंपनी का, तो आपको पेटेंट उन्होंने यूज कैसे करने दिया? बहुत सारे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी सामने आई थी, बट लेट्स कन्फाइन आवरसेल्व्स टू दिस डिस्कशन ओनली। अडॉप्ट स्वदेशी सेल्फ रिलायंस टू कीप कल्चर आर्ट अलाइव। अब देखिए ये प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ये जो स्टेटमेंट है ये आप किस में यूज कर सकते हैं? देखिए हम बहुत बार हिस्ट्री के आंसर्स, मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर्स जो होते हैं उसमें बहुत क्लीशे चीजें लिखते रहते हैं, है ना, कि ये स्वदेशी है, यहाँ पे इस टाइम पे ये मूवमेंट हुआ था। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया गया कि देखिए इसका करंट या कंटेम्प्ररी, इसकी कंटिन्यूटी क्या है स्वदेशी की कॉन्सेप्ट की, ठीक है, तो आप जरूर इन तरह की बातें लिखिए जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी से ही आया है, तो आत्मनिर्भर भारत को आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे? अब देखिए एक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए जो मार्क करती है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन सेंट विजय वल्लभ सुरीश्वर, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने एड्रेस किया है मिस्टर मोदी ने, उन्होंने मैसेज दिया है कि हमें बेसिकली स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस को एक्सट्रीमली रेलेवेंट समझना चाहिए प्रेजेंट टाइम्स में भी, क्योंकि सेल्फ रिलायंट जो इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट से आता है। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग, इनका कहना है पूरे संसार में टेरर, वायलेंस, इतनी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, है ना, लेकिन हर कोई देखिए इससे निकलना चाहता है, और हर कोई किससे प्रभावित हो रहा है या किससे इंस्पायर हो रहा है? हमारी कंट्री से, हमारी लीनियज से, हमारे हेरिटेज से, हमारे एंशियंट ट्रेडिशंस और फिलोसफी से, ठीक है। ओके, यही इन्होंने कहा है, इन्होंने बोला है। देखिए ऑब्वियसली जो
जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मिस्टर गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने भी कहाँ से लिया था, जैनिज्म से लिया था, है ना। तो वैसे ही जो आचार्य सूरीश्वर है जो जैन सेंट है, ऑब्वियसली उनकी जो टीचिंग्स हैं वो ग्लोबल क्राइसिस को बिल्कुल सिखा सकती है कि नॉन वायलेंस इज द मंत्रा। ओके, एक और चीज कुछ आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इन नवंबर 2020, नवंबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली अनवील किया था स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में, जैन मॉन्क की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के टाइम पे। अब ये जो है स्टैचू, इट इज 151 इंच टॉल। ओके, तो बेसिकली इसको बनाया गया है अष्ट धातु से, 8 मेटल से, जहाँ पे कॉपर बेसिकली डोमिनेट करता है। ओके, अब साथ ही में स्टैचू ऑफ पीस जो है, जो हमने अभी देखा, पीस नॉन वायलेंस आता ही जैनिज्म से है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचूज ऑफ स्टेन्स, वाइल द स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप जानते ही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है इट इज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो बेसिकली दोनों की ही कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम कंटिन्यूटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप देखिए जैनिज्म के बारे में लिखते हैं, जैनिज्म पे भी क्वेश्चन, बुद्धिज्म पे भी क्वेश्चन आता ही है, तो आप लिख सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस को हल्का सा मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें आज भी याद दिलाता है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, क्योंकि यूनिटी की बात उन्होंने की थी, ठीक है। क्योंकि जो आचार्य सूरीश्वर है वो भी पूरी कंट्री में हर जगह पे ट्रैवल करते रहते थे, ताकि वो एक दूसरे को पीस नॉन वायलेंस का पार्ट सिखा सकें। ओवर 20 women टेकन टू एक्स अंडमान चीफ सेक्रेटरी हाउस in job for sex racket, key witnesses tell police probe team. Now this is something very शॉकिंग। ओके, अब देखिए बेसिकली किस तरह की एलिगेशंस लगी है, गैंग रेप की और सेक्सुअल असॉल्ट की किसके खिलाफ लगी है, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के जितेंद्र नारायण, ठीक है। और साथ ही में किसके साथ लगी, किसके ऊपर लगी है, लेबर कमिश्नर RL ऋषि, किसके द्वारा लगाई गई है, 21 ईयर ओल्ड वुमेन। ओके, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है अंडमान और निकोबार पुलिस की, उन्होंने बोला है कि हमें एविडेंस मिल गए हैं, ओके, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं विटनेस की स्टेटमेंट्स। ओके, पॉइंटिंग टू एन एलिज्ड, इन्होंने बोला है देखिए हमें डेफिनेटली एक पैटर्न उभरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक रैकेट चलाया गया है अंडमान और निकोबार में, जॉब फॉर सेक्स रैकेट। जैसे कि आपको एक फ्रेज से पता ही चल रहा है कि अगर आप हमें सेक्सुअल फेवर्स देंगे तो आपको बदले में, क्योंकि हम इतने बड़े IAS ऑफिसर हैं, हम चीफ सेक्रेटरी हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं, आपको जॉब्स हमारी जो हमारा टेरिटरी है वहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए तो गिव अस सेक्सुअल फेवर्स एंड दैट्स इट। तो यही यहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 20 से ज़्यादा विमेन ने बेसिकली रीच किया है कि जो नारायण के रेजिडेंस है उनको लेके जाया करता था, पोर्ट ब्लेयर में जो उनका रेजिडेंस था, ठीक है। उनका 1 साल का टेन्योर था उस टाइम में, एंड सम ऑफ देम हैव आल्सो गॉटन जॉब्स, उनको डेफिनेटली जॉब्स मिली भी थी कईयों को, जस्ट बिकॉज दे गॉट सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड बाय द फॉर्मर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डेफिनेटली नॉट समथिंग गुड। ओके, इस तरह की चीज़ें आप डेफिनेटली GS4 में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट बाय मेंशनिंग द नेम, बट अंडमान एंड निकोबार केस ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं। केरला गवर्नर गवर्नमेंट डुअल ओवर मिनिस्टर्स टॉक। नाउ दिस इज समथिंग, एक इवॉल्विंग जो केस आ रहा है उसी का एक थ्रेड है ये, ठीक है। तो क्या हुआ है आपको पता है, केरला के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, उनके बीच में और जो LDF की सरकार है केरला में, पिनराई विजयन द्वारा लीड की गई चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, किस तरह का पॉलिटिकल टसल इनके बीच में छिड़ा हुआ है। अब फाइनली इसको एक और ऊंचे लेवल तक ले जाया गया है, ठीक है, मिस्टर खान द्वारा ही, और एक लीगल और पॉलिटिकल प्रेडिकामेंट, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की ही, ठीक है। कि अब देखिए क्या हुआ है, बेसिकली गवर्नर ने बोला है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके स्टेट के KN बालगोपाल, उनको बेसिकली उनको प्लेजर ही नहीं है उनके पास मेरा, मतलब ही डज नॉट एंजॉय द प्लेजर एनी मोर, मतलब गवर्नर का प्लेजर उनके पास नहीं है। आई एम डिसप्लीज्ड विद हिज वर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, जिस तरह का, तो इसीलिए बेसिकली आप उन्हें कंटिन्यू नहीं करने दीजिए ऑफिस में, ठीक है, उनको स्टेट मिनिस्टर के रूप में हटा दीजिए। देखिए हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता तो है कि द चीफ मिनिस्टर वुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट and rest of the state ministers would be appointed by the governor but on the aid and advice of the chief minister. Hence इससे ये पता चलता है कि प्लेजर चीफ मिनिस्टर का है, ना कि गवर्नर का। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी,
इनको पता है, आरिफ मोहम्मद खान जी ने पहले ही कहा है कि मुझे पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माय recommendations and my orders of course would be completely neglected, but somehow मैं बता तो सकता हूँ ना कि मेरा प्रेजर नहीं ये लोग अब होल्ड करते। ठीक है, अब देखिए इसके रिस्पॉन्स में चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने बोला है कि हम रिजेक्ट करते हैं इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड ग्यूबरनेटोरियल फिएट को। अब देखिए मैंने आपको बताया था, हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो ग्यूबरनेटोरियल क्या होता है, जो भी वर्ड एसोसिएटेड, जो भी कुछ एसोसिएटेड है गवर्नर से, दैट इज नोन एज ग्यूबरनेटोरियल। ये एक अमेरिकन और ब्रिटिश टर्म है गवर्नर से रिलेटेड वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं पे अगर बाई चांस ये लिखा हो मिल जाए, आपको समझ ही ना आए, है ना, हो सकता है ना, तो आप समझ जाइएगा। एंड रीअसर्टेड हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू, अब देखिए इन्होंने बोला है पिनाराई विजयन ने, देखिए इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ड्रॉप और अपॉइंट मिनिस्टर्स, ओके मिस्टर गवर्नर, इन्होंने ये चीज कही है। ओके, और देखिए जो लेटर आया है बेसिकली मिस्टर खान द्वारा, वो काफी फोर्सफुली वर्डेड था। ओके, उन्होंने बोला है, देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेसिकली एक फंक्शन हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एक फंक्शन हुआ था जिसमें मिस्टर गोपाल, जो मिस्टर बाल गोपाल हैं, उन्होंने एक स्पीच दी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला फंक्शन। आपको पता है ये सारा मुद्दा है क्या, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से रिलेटेड तो सब कुछ है। आपको साथ ही में ये भी पता है गवर्नर ने रिसेंटली क्या किया है, नोटिस भेजा है कि इतने घंटे के अंदर अंदर जितने भी 11 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं रिजाइन कर दो। ठीक है, अपनी ये सब कुछ आपको पता है, क्योंकि इनका कहना है कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कोई मेरिट तो है नहीं, इनको वाइस चांसलर बना देते हैं पिनाराई विजयन, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के फंक्शन पे मिस्टर बाल गोपाल ने क्या कहा लास्ट वीक, उन्होंने बोला, आई विल रीड इट और फिर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगी। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पर आपको समझ तो होना चाहिए चीज़ें हो क्या रही है। कोई आपके सामने बात करता हो, देखिए आपको समझ ही ना आए, आपको नहीं जी हम तो सिर्फ कोर्स तक ही देखते हैं, अच्छी बात है देखिए, पर चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दैट पीपल अकस्टम्ड टू प्रैक्टिसेस इन स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश वुड नॉट अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक नेचर इन विच यूनिवर्सिटीज इन केरला फंक्शन। इनका हिंट बेसिकली किसकी तरफ है, गवर्नर की तरफ, क्योंकि जो आरिफ मोहम्मद खान है वो 26 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे यूपी से। ठीक है, तो इनका ये कहना है जो यूपी से पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आ गए हैं, उनको तो पता ही नहीं है यूपी में तो क्या होती है पढ़ाई। इन्होंने इस तरह से टॉन्ट मारते हुए कहा था, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा डेमोक्रेटिकली फंक्शन करती है, तो यूपी से आए लोगों को हम समझाना भी नहीं चाहते। तो ऑब्वियसली मिस्टर खान का ये कहना है कि ये मेरे ऑफिस की डिग्निटी के खिलाफ जाता है। देखिए आप आज मिस्टर खान को बहुत सारे पॉलिटिकल टसल्स और लीगल टसल्स में देख रहे हैं पिनाराई विजयन के साथ, पर अगर आप इनका पास्ट उठा के देखेंगे, Arif Muhammad Khan has been very progressive. Has been very progressive amongst his community. उस समय पे मुस्लिम विमेन के लिए खड़ा होना, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट खड़ा होना, जब बहुत साल पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आज ये चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, हमें हर चीज़ अब बहुत बड़ा इशू लगने लग पड़ी है, बट डेफिनेटली ही हैज़ बीन अ वेरी नाइस मैन। अगर आप उनका पास देखेंगे तो, आई एम नॉट सेइंग Pinarayi Vijayan is bad, I don't even know what kind of a persona he carries, but just to tell you, no side should resort to nuclear option, Rajnath tells Shoigu। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है, इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है बेसिकली वर्ल्ड सेक्शन में। तो एक फ़ोन कॉल आई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमको बेसिकली एक रिक्वेस्ट की गई हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात करने के लिए, किनके द्वारा, रशियन डिफेंस मिनिस्टर जो है सार्गी शोइगु, उन्होंने बोला कि हमें बेसिकली बात करनी है किनके साथ, राजनाथ सिंह के साथ। अब देखिए रशिया ऑब्वियसली इंडिया चाइना को बताना चाहता है कि यूक्रेन क्या कर रहा है, डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर अटैक हम पे प्लान कर रहा है वेस्ट के साथ मिलके, एंड ऑल ऑफ दैट। अब देखिए ये बेसिकली एक प्री रिक्विसाइट है ये बताने के लिए कि अगर वो डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन्स तो यूज करेंगे ना उनके खिलाफ, एज ऑब्वियस एज दैट। इस तरह की बात है, बेसिकली वो फिर अपने फ्रेंड्स को फोन कर करके बता रहे हैं, देखिए आप हमारे साथ है ना, हम करेंगे ना रिस्पॉन्स में, तो आप भी करोगे, आपके साथ कुछ इतना बुरा करेगा कोई तो, बेसिकली इस तरह की चीजें। ठीक है, तो हमने उनको, मिस्टर राजनाथ सिंह ने उनको कहा है, देखिए न्यूक्लियर ऑप्शन तो दोनों ही साइड द्वारा यूज नहीं किया जाना चाहिए, आप डिप्लोमेसी और डायलॉग का पाथ क्यों नहीं अपनाते दोनों के दोनों। और इन्होंने ये बोला है कि okay, any side as the prospect of the usage of nuclear or radiological weapons goes against the basic tenets of humanity के खिलाफ जाता है इस तरह की चीजें यूज करना। and gone is the era जहाँ पे इस तरह की बातें भी हुआ करती थी। stating that the telephone conversation, इन्होंने बोला जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई सिर्फ इसी बारे में नहीं हुई, हमने और भी यूक्रेन के सिचुएशन को, हमारे बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन को भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं
पीस ट्रैंक्विलिटी इसेंशियल, जयशंकर टेल्स चाइनीज को एनवॉय। देखिए अब आपको पता है, हमने कल डिस्कस किया था कि जो चाइनीज एम्बेसडर थे इंडिया में, जो पिछले 3 साल से यहाँ पे उनका टेन्योर था, जिन्होंने बेसिकली हमारे रिश्तों को बिगड़ते हुए देखा, गलवान क्लैश, गलवान वैली क्लैश से लेके अभी तक, तो अब वो जा रहे हैं फाइनली, ही हैज एंडेड हिज टेन्योर हियर। तो अब बेसिकली एक मीटिंग हुई है जाने से पहले उनकी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ वेंसडे को, और एस जयशंकर ने एम्फसाइज किया है, देखिए आप प्लीज समझिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं वो डेफिनेटली 3 म्यूचुअल्स द्वारा गाइडेड हैं, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो आप भी इस बात को समझिए और अपहोल्ड करिए, और जो पीस हमारे बॉर्डर एरियाज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल टाइज हैं, बाकी इकोनॉमिक टाइज भी तभी फ्लरिश कर सकते हैं जब बाकी हमारे जो बॉर्डर टाइज है वो सही रहे। और हमारे हर तरह के टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन सेंचुरी के लिए। ये एशियन सेंचुरी ने वर्ड तो नहीं बोला, बट डेफिनेटली एशिया और वर्ल्ड एट लार्ज के लिए, क्योंकि दोनों ही हम बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। दिस इज एन एशियन एरा, लेट्स बी टुगेदर एंड डू नॉट फाइट, ओके। पैनल स्टडिंग चाइल्ड मैरिज बिल गेट्स टाइम टू फाइल रिपोर्ट। अब देखिए क्या हुआ है, आपको पता है कि जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जो बेसिकली क्या करना चाहता है कि 21 उम्र कर दी जाए वुमेन के लिए भी मैरिज की, ठीक है। तो ये चीज़, इसी बारे में और भी बहुत तरह की क्लॉजेज हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। तो अब राज्यसभा चेयरमैन, आपको पता है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है जगदीप धनखड़, उन्होंने बेसिकली 3rd एक्सटेंशन दे दी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिनके पास ये बेसिकली अभी बिल है ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, विच इज एक्चुअली स्टडिंग द बिल, ओके। अब देखिए बिल को सबसे पहले पैनल को रेफर किया गया था दिसंबर 2021 में, और इसको इट हैज रिसीव्ड एन एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स। इट हैज सो फार स्पोकन टू अ होस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब देखिए ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है कि एक्सपर्टीज जो है उसको गेन करने की कोशिश करती है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है, ये बिल ठीक है, 21 उम्र करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, और ग्राउंड लेवल पे स्थिति क्या है। देखिए सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे स्थिति क्या है, आप क्रिमिनलाइज कर देंगे उन तरह की मैरिजेस को जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, और एक कपल को कुछ तरह का राशन फ्री, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उनको वो चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी, है ना, क्योंकि हाउस होल्ड का मतलब तो मैरिज ही होती है ना, और उनकी प्रोजेनी होती है, तो मतलब वो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन बच जाएंगे जो इससे पहले थे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। आपको लग रहा है सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, होना चाहिए, एज बढ़नी चाहिए, पर उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने से क्या दिक्कतें होंगी इसको समझे बिना नहीं। वही चीजें ये डिस्कस कर रहे हैं, और इतनी जल्दी कोई इस पे बहुत ज्यादा कोई कंक्लूजन आने भी नहीं वाला। The panel was to submit its report by the last monsoon session, but could not do so क्योंकि उनका जो चेयरपर्सन थे वो रिटायर हो गए थे, और उनका रिप्लेसमेंट हमें नहीं मिला था बहुत समय तक। Amit Shah to brainstorm on internal security issues with state home ministers. Now this is very important. जब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ें, इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स में हमेशा एक आप टर्म ऐड कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, क्योंकि देखिए बात है कि जब तक हर स्टेट गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर्स जो हैं जब तक वो मिल के काम नहीं करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तब तक इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो सकती, चाहे वो नक्सलिज्म है, चाहे वो ड्रग नेटवर्क्स हैं, कुछ भी नहीं। इसीलिए बेसिकली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, जिसे बेसिकली चिंतन शिविर कहा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, चिंतन शिविर होल्ड करेंगे of all the states on several internal security issues on October 27 and 28. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 को डेलीगेट्स को एड्रेस करेंगे, ओके। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे इन मोस्ट स्टेट्स, अब देखिए आपको पता है मोस्टली स्टेट में क्या है कि चीफ मिनिस्टर ही होम पोर्टफोलियो, यानी कि होम मिनिस्टरशिप भी चीफ मिनिस्टर यूजुअली होल्ड करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखना ये है, बीजेपी स्टेट्स तो ऑफकोर्स आएंगी, साथ में नॉन बीजेपी रूट स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये अटेंड करेंगे कि नहीं, जो फरीदाबाद हरियाणा में होने वाली है कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस में बेसिकली 6 सेशन होंगे। पहले दिन किस तरह के इशूज देखे जाएंगे, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, फायर प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, फायर प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज है जिस पे डेफिनेटली डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे जिस तरह के फायर आउटब्रेक्स वाले केसेस हमारे सामने आए, समथिंग डेफिनेटली शुड बी डेल्ट विद एंड विद अ वेरी टफ हैंड, ओके। एनिमी प्रॉपर्टी, इस तरह की बातें। सेकेंड डे को क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, विमेन सेफ्टी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, ओके। तो हम देखेंगे जिस तरह के कल न्यूज़पेपर में इवेंट्स आएंगे इससे रिलेटेड।
कमिटेड टू यूजर्स रिव्यूइंग CCI ऑर्डर फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए आपको पता है कि गूगल और CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का केस हमने बहुत ही इलैबोरेटेड मैनर में कल डिस्कस किया था। ओके, तो बेसिकली आपको पता है कि कैसे किस तरह से गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में उसको अब्यूज कर रहा था। एंड्रॉयड क्योंकि गूगल ने बनाया है, तो फिर हर मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर द्वारा उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन था कि कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आप देंगे आपके फ़ोन में, है ना, और उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता यूज़र, जो भी आप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं कि प्ले स्टोर में हमेशा गूगल पे टॉप पे क्यों आता है पेमेंट सिस्टम, है ना, और बहुत सारी इस तरह की बातें। क्योंकि इस वजह से उनके ऊपर एंटायर कंपटीशन का पेनल्टी लगी ₹936.44 करोड़। ये सेकंड पेनल्टी है, इससे पहले 1000 करोड़ से ज़्यादा की ये भर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली इन्होंने बोला है कि हम रिव्यू कर रहे हैं कि किस तरह से हमें नेक्स्ट स्टेप सब बहुत सोच समझ के रखने पड़ेंगे। CCI के ऑर्डर को हम रिव्यू कर रहे हैं। इन्होंने बोला है, अपनी जस्टिफिकेशन तो कुछ देंगे गूगल के स्पोक्स पर्सन। देखिए इन्होंने बोला है, इंडियन डेवलपर्स हैव डेफिनेटली बेनिफिटेड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, security, consumer protections, and unrivaled choice and flexibility that Android and Google Play provide. And by keeping costs low, our model has powered India's digital transformation. इन्होंने ये तक कह दिया कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव अगर गूगल सर्च बाय डिफॉल्ट आपके उसमें फोन में नहीं आती तो वो कभी सक्सेसफुल ही ना हो पाता। Okay, bans evicted from Manipur cave for tourism, says study. Now, I do not know if this is important, but to me it appeared very fascinating and hence I'm discussing it with you. Basically a colony of bats को बिल्कुल निकाल दिया गया है एक मणिपुर की केव सिस्टम में, जहाँ पे बेसिकली पेलियोलिथिक पास्ट छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको इस पेलियोलिथिक केव को बेसिकली टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए। अब चमगादड़ों वाली बैट जो चमगादड़ों वाली केव्स है उसमें कोई गुफाओं में नहीं जाएगा टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से तो स्पेशली, ठीक है। तो अब ये देखिए हो सकता है ये केव का नाम दिया गया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेट में है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो केव का नाम है खांगकुई, खांगकुई मंगसोर भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ नेचुरल लाइमस्टोन केव, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली द केव वाज आल्सो यूज्ड एज अ शेल्टर। ये भी एक फैक्ट है जो शायद आपके लिए एक स्टेटमेंट बन सकती है कि इस केव को यूज़ किया गया था शेल्टर के द्वारा, शेल्टर के तरह लोकल पीपल द्वारा। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब जापानीज फोर्सेस एडवांस कर रहे थे मणिपुर और एडजॉइनिंग नागालैंड की तरफ, ठीक है। तो लोगों ने बेसिकली खुद को बचाने के लिए इन गुफाओं में पनाह ली थी। अब और क्यों इम्पोर्टेंट है ये केव्स? क्योंकि 2019 और 2021 में जो मणिपुर में मेमिलियन स्पीशीज है, यानी कि बैट की जो स्पीशीज हैं बहुत सारी नई हमने डिस्कवर की थी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक थी ब्लाइथ हॉर्सशू बैट, ठीक है, ये खांगकुई केव में ही हमें मिली थी। दिस बैट वाज वन ऑफ द 12 न्यू स्पीशीज एडेड टू मणिपुर्स मेमेलियन फौना। द अदर्स इंक्लूडेड दी, ये सब आप देख सकते हैं कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, तो मणिपुर में ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से बैट्स हैं। एशी राउंड लीव बैट, द इंटरमीडिएट हॉर्सशू बैट, नदर्न होली हॉर्सशू बैट, ओके, ये सारी चीज़ें। द ग्रेटर फॉल्स वेम्पायर बैट, हेरी फेस्ड बैट, तो ये 12 हैं कुछ, आपको आप देख सकते हैं एक बारी और याद कर सकते हैं। Amid claims of dirty bomb, Putin says nuclear drills, surveys nuclear drills। अब देखिए हमें तो इंडिया चाइना को तो कॉल करके उन्होंने बता दिया, पर साथ ही में न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कंडक्ट की जा रही हैं पुतिन द्वारा, उसको सर्वे भी करा जा रहा है। हम देखते हैं किस तरह की ड्रिल्स। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन on Wednesday surveyed drills carried out by his nuclear capable forces as Moscow pressed unfounded claims to India and China that Ukraine was developing a dirty bomb। इसको इस क्लेम का कोई सबूत भी नहीं है उनके पास, बट स्टिल उन्होंने ये चीज़ हमें कन्वे कर दी है जस्ट बिकॉज वो बता सके कि पहले वो डर्टी बॉम्ब बना रहे थे इसीलिए हमने न्यूक्लियर अटैक किया, या कुछ भी ये करने वाले हैं। जो अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर पुतिन एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया गया है ग्राउंड, सी और एयर स्ट्रेटेजिक डेटरेंस फोर्सेस का साथ में आके ये कंडक्ट किया गया, और ड्यूरिंग विच प्रैक्टिकल लॉन्चेस ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स टुक प्लेस। ये सब आप देख सकते हैं, ओके। और सबमरीन क्रू प्रिपेयर कर रही थी एक लॉन्च के लिए, ये भी आप देख सकते हैं। द ड्रिल्स इंक्लूडेड लॉन्चिंग टेस्ट मिसाइल्स फ्रॉम द कामचाटका पेनिनसुला इन द रशियन फार ईस्ट। देखिए कामचाटका पेनिनसुला शायद आप पढ़ते भी होंगे अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये रशिया के फार ईस्ट यानी कि जापानीज रीजन के बिल्कुल ऊपर वाले रीजन में ये चीज़ होती है, ये जगह है बेसिकली।
ओके, कंट्रीज फार ऑफ ट्रैक फ्रॉम देयर क्लाइमेट वाउ सेज यूएन। अब यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है, बेसिकली वो ये कहती है कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट प्लेजेस हैं वो तो आप कहते ये हो, आपने पेरिस क्लाइमेट डील के टाइम पे बोल दिया कि हम टेम्परेचर राइज को होल्ड कर देंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज तक, है ना, होने नहीं वाला एंड ऑफ सेंचुरी तक। यू आर फार ऑफ फ्रॉम दैट टारगेट। ओके, आप वही प्रॉपर स्ट्रैटेजीज पुराने वाली यूज कर रहे हो, कुछ कर हो नहीं रहे। ऐसी टारगेट कहने को आप कुछ भी कह दो, पागल बनाते रहो आप लोगों को। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे बोली है। विद द प्लैनेट ऑलरेडी बैटर्ड बाय क्लाइमेट एनहांस्ड हीट वेव्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, यू नो कनाडा में, यूरोप में किस तरह से, चाइना, तो किस तरह से हीट वेव्स बढ़ रही हैं, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, पाकिस्तान, केस इन पॉइंट, आफ्टर जस्ट 1 पॉइंट, अब से अभी सिर्फ 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हुई है, सोचिए 1.5 हो जाएगी, उससे 2 डिग्री सेल्सियस तो हम अनुमान लगा के चलते हैं कि होगी एंड ऑफ सेंचुरी तक। तो तब तक तो हमारा क्या हाल हो जाएगा, जब इतने में ही हम फ्लड्स देख रहे हैं, कहीं ड्राउट्स देख रहे हैं, इतने ज्यादा इरेटिक मॉनसून्स देख रहे हैं। ओके, अब देखिए ग्लासगो में जब पिछले साल मिले थे सारे, जहाँ पे मिस्टर मोदी ने 2070 का कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट रखा, तो उसके बाद से बेसिकली इस रिपोर्ट का ये कहना है कि 193 कंट्रीज में से सिर्फ 24 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्लान्स को अपडेट किया, ताकि एज ऑफ द जब ये रिपोर्ट सबमिट की जा रही है उस टाइम तक। तो आप देख सकते हैं किस तरह का एक एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कंट्रीज द्वारा इन्वायरमेंट को लेके। चाइनीज फर्म गेट्स अ स्टेक इन जर्मन पोर्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएस जो है, यूएस के अलाइज है यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी ऑफ कोर्स बीइंग वन ऑफ देम, और यूएस और चाइना एक राइवलरी में इन्वॉल्व है, लेकिन जर्मनी में बेसिकली अलाउ किया जाना जर्मनी की कोलिजन गवर्नमेंट द्वारा कि आपकी एक स्टेट ओन्ड कंपनी चाइना की हमारे यहाँ की एक पोर्ट कंपनी में शेयर होल्डर्स ओन शेयर होल्ड कर सकती है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये जो चाइनीज कंपनियां आती हैं इन्वेस्ट करने, ये बहुत सारा सर्वेलेंस साथ में कर लेती हैं, बहुत सारे आपकी टेक्निक्स जान लेंगी। तो ये काफी प्रोटेस्ट भी हुई है जर्मनी इन चीजों को लेके बेसिकली, लेकिन फाइनली इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके अलाउ कर दिया है एक चाइनीज फर्म को कि वो एक स्टेक होल्ड करेंगे अब हैम्बर्ग पोर्ट टर्मिनल में। किसने कहा है ये? बेसिकली चांसलर ओलाफ शोल्ज ने। ओके, तो आप ये देख सकते हैं चाइनीज शिपिंग जाइंट कौन सी कंपनी है, चाइना ओन्ड कंपनी कौन सी, स्टेट ओन्ड कंपनी, शिपिंग जाइंट कॉस्को। कॉस्को अब बेसिकली 25% से कम तक के शेयर्स लेगी वहां पे। अब पहले 35% स्टेक की उनकी डिमांड थी, लेकिन उसको अब रिड्यूस करके 25% से कम कर दिया गया है। द एग्रीमेंट काम्स अब क्यों हो रहा है? बेसिकली पहले यूरोपियन यूनियन के लीडर ओलाफ शोल्ज बनने वाले हैं, जो चाइना में अगले हफ्ते ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नवंबर 2019 से लेके अभी तक किसी ने फाइनली ऐसे ट्रिप नहीं मारी है, जब से बेसिकली कोविड आया है और सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सपोर्ट किया है कि चाइना ने सबको कोविड जानबूझ के किया है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।